हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के एग्जाम में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 17 सितंबर 2020 के शिफ्ट थर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किस जिला में चेचर एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल का उत्खनन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली। चेचर नामक पुरातात्विक स्थल बिहार राज्य के वैशाली जिले में स्थित है और इसे कोटी ग्राम समूह के रूप में भी जाना जाता है। और 1978 ईस्वी में इस स्थल की खुदाई हुई जिसमें 13 कालखंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के ऐतिहासिक साक्ष्यों में एरोहेड, हेलन की मूर्ति, पॉलिशदार बर्तन, सेल्यूकस की पुत्री की मूर्ति, ब्लैक और रेड बेयर एवं बुद्ध तथा विष्णु की मूर्ति और पत्थर के औजार आदि मिले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा युग्म हर्यक वंश से सही संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिंबिसार एवं अजातशत्रु। बिंबिसार एवं अजातशत्रु का युग्म हर्यक वंश से जुड़ा है और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, जिसे कुड़िक उपनाम से भी जाना जाता है और उसका काल हर्यक वंश का चरमोत्कर्ष काल था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, उदयभद्र उत्तराधिकारी था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अजातशत्रु का। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयीन या उदयभद्र था। इसने भी राज सत्ता पर अधिकार अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके प्राप्त किया था और इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा हर्यक वंश की राजधानी गिरिब्रज के स्थान पर पाटलिपुत्र को बनाया। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा प्रदेश बिंबिसार को कौशल देवी से विवाह में दहेज के रूप में सौंपा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, काशी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह के उपरांत बिंबिसार को 1 लाख वार्षिक आय वाली काशी प्रांत प्राप्त हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, महाशिला कंटक क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक प्रकार का हथियार। महाशिला कंटक एक प्रकार का हथियार था और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने लिच्छवियों से युद्ध के दौरान रथमुसल और महाशिला कंटक नामक शस्त्र का प्रयोग किया था, जिससे मगध को विजय प्राप्त हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 से 251 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण एवं मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में नगर प्रशासन की देखभाल के लिए कितनी समितियां बनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में नगर प्रशासन की देखभाल के लिए एक नगर परिषद होता था, जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां काम करती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किसकी हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने राज सत्ता पर अधिकार कर लिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने राज सत्ता पर अधिकार कर लिया था और पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था और ये बिहार राज्य में स्थित है और इसका निर्माण गुप्त वंशीय शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। यहाँ पर महायान, हीनयान एवं अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस साहित्यिक कार्य में समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का विवरण मिलता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विवरण मिलता है और इसकी रचना समुद्रगुप्त के सचिव हरिसेन ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसके अभियानों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के विजय अभियानों से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन पहले भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। दिए गए ऑप्शंस में मेगास्थनीज सबसे पहले भारत आया था और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, जैन साहित्य के अनुसार बाहुबली या गोमतेश्वर सुपुत्र था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषभनाथ एवं सुनंदा का। जैन साहित्य के अनुसार बाहुबली या गोमतेश्वर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ एवं सुनंदा के सुपुत्र थे और उन्हें 1 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वह केवली कहलाए। फिर क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान बिहार के किस जिला में प्रसिद्ध बराबर की पहाड़ियाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जहानाबाद में। बराबर की पहाड़ियाँ बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित है और बराबर पहाड़ी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी बची हुई गुफाएं हैं जो चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और इसमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त काल के दौरान किस भाषा का अधिक विकास हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। गुप्त काल के दौरान संस्कृत भाषा का अधिक विकास हुआ था। गुप्तों के अभिलेख संस्कृत भाषा में ही मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन धर्मपाल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रमशिला। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तथा सोमपुर बिहार का निर्माण करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 17, तुगलक काल के दौरान बिहार की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार शरीफ। तुगलक काल के दौरान बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी और ये 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच बिहार के मुस्लिम सूबेदारों की राजधानी हुआ करती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन कुमारगुप्त के बाद उत्तराधिकारी नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकेंड ये दोनों ही कुमारगुप्त से पहले के शासक हैं, ना कि उनके बाद के। इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, बिहार शरीफ अभिलेख संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी से। बिहार शरीफ के अभिलेख सिकंदर लोदी से संबंधित है। सिकंदर लोदी ने बिहार तथा बंगाल की समस्याओं के निवारण के लिए अभियान चलाया था और बिहार शरीफ के अभिलेख से पता चलता है कि सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में बंगाल के हुसैन शाह सरकी को हराकर बिहार में दरिया खां लोहानी को गवर्नर नियुक्त किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष बाबर ने अफगानियों को पराजित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1529 में। बाबर ने घाघरा के युद्ध में 1529 ईस्वी में बंगाल व बिहार की अफगान सेना को पराजित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में जिला का क्या नाम है जहां 1539 में निर्णायक युद्ध हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बक्सर। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को बक्सर में हुमायूं खां और शेर खां के मध्य हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी, जिसका मुख्य कारण उसकी अव्यवस्थित सेना एवं भाइयों का सहयोग न मिलना था। फिर क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किसका मजार बिहार के मनेर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शाह दौलत। बिहार के मनेर में मुगलों द्वारा बनवाया गया पीर हजरत मखदूम याहिया मनेरी शाह दौलत की मजार है और यह सुहरावर्दी संप्रदाय के सूफी संत थे।
फिर क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस स्थान पर मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 24, आरा हाउस कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आरा में। आरा हाउस बिहार राज्य के आरा जिले में स्थित है और 1857 की क्रांति के दौरान वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों को 7 दिन तक यहाँ कैद करके रखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 25, अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी ने कौन सा पद संभाला था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेना के प्रमुख का। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सेना का प्रमुख था, लेकिन वह मुख्य सेनापति नहीं था, क्योंकि मुख्य सेनापति हमेशा बादशाह ही होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 26, गुप्त वंश से कौन जुड़े थे? तो दिए गए ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका संबंध गुप्त वंश के साथ था। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, बारहमिहिर, और दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। इन दोनों का ही संबंध गुप्त वंश के साथ था। अगर बात करें बारहमिहिर की, तो ये 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे और इनकी मुख्य रचना पंच सिद्धांतिका है और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। और अब अगर बात करें आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट भारत के महान ज्योतिषविद एवं गणितज्ञ थे और इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम है और इनका संबंध भी गुप्त वंश के साथ है। वहीं अगर बात करें ब्रह्मगुप्त की, तो ब्रह्मगुप्त का संबंध गुप्त वंश के साथ नहीं है, लेकिन ये भी एक गणितज्ञ थे और इनका जन्म भीनमाल में हुआ था। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को माना है, जो कि गलत है, क्योंकि ब्रह्मगुप्त का संबंध गुप्त वंश के साथ नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों की सिफारिश पर कैबिनेट मिशन भारत आया। इनमें से कौन सा विषम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। 1946 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण एवं संविधान सभा के गठन जैसे मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की, जिसके सदस्यों में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। इनमें लॉर्ड इरविन कहीं भी शामिल नहीं थे। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1936। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और इस आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च से होती है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ नमक सत्याग्रह की शुरुआत की तथा 240 मील की दूरी तय करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे और नमक कानून का उल्लंघन किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन ऑप्शन सी में ये जो ईयर दिया है वो 1936 दिया है, ना कि 1930। इस वजह से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29, पुणे में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। पुणे में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। पुणे होम रूल लीग का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और मद्रास होम रूल लीग एनी बेसेंट के द्वारा नेतृत्व किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 30, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931। 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1928 में। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था
जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान के सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत आया और इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय न होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1793 में। 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था और अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, जमींदार निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कंपनी को राजस्व का भुगतान करना। जमींदार कंपनी को राजस्व का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार थे। फिर क्वेश्चन नंबर 34, झांसी की रानी किस वर्ष युद्ध में मारी गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1858 में। अंग्रेज जनरल यूरोप से लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई थी और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी के द्वारा। 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक को गांधी जी लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय अपनी मूल भाषा गुजराती में लिखी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 36, 1942 के बॉम्बे कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद ने। 1942 के बॉम्बे कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 37, मार्च 1929 में संविधान के निर्माण से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी मांगें रखी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 14। मार्च 1929 में संविधान के निर्माण से पहले मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरी रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों के लिए 14 मांगें रखी थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 मांगों को इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समक्ष पेश किया था और जिन्ना की इन मांगों में अधिकांश मांगें अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय में स्वीकार कर ली गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारत छोड़ो आंदोलन को भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव वर्धा में 14 जुलाई 1942 को रखा गया और 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 41, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो दिए गए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं है क्योंकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 से संबंधित है न कि 1855 में। और बात करें अगर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अथक प्रयास किया और अंत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ और इसके तहत पहली बार 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में विधवा पुनर्विवाह हुआ था। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए को माना है, जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, 1784 में इनमें से किसकी स्थापना हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। जनवरी 1784 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सर विलियम जोन्स ने भारतीय भाषाओं एवं शास्त्रों के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और इसमें प्राचीन भारत के इतिहास एवं संस्कृति की खोज तथा अध्ययन का कार्य किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 43, बस्तर के किस वन समुदाय ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बस्तर के धुरवा वन समुदाय के लोगों ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, महाभारत में कितने पर्व हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 18। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है और इस महाकाव्य में 1 लाख श्लोक हैं और इसकी संपूर्ण कथा 18 पर्वों में विभक्त है। 18 पर्वों में हरिवंश इसका परिशिष्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से किसे विष्णु अवतार माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध को। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है और बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन दक्षिणी पश्चिमी महाजनपद था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अवंती। अवंती दक्षिण पश्चिम महाजनपद था और पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था, जिसके 2 भाग थे। पहला भाग था उत्तरी अवंती और दूसरा भाग था दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती और अवंती के राजा थे प्रद्योत। फिर क्वेश्चन नंबर 47, संबोधि किसको संदर्भित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना। संबोधि सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना को संदर्भित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सी जोड़ी सूफीवाद से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिश्ती एवं सुहारवर्दी। सूफीवाद सिलसिलों में चिश्ती, सुहारवर्दी, फिरदौसी, सत्तारी, कादरी, नक्शबंदी आदि संप्रदाय संबंधित है और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी और ये मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए थे और भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की थी और भारत में फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना शेख बदरुद्दीन सरकंदी ने 13वीं शताब्दी में की थी और कादरी संप्रदाय की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद में की थी और नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने बगदाद में की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 49, विजयनगर राजाओं को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नरपति। विजयनगर के शासकों को नरपति कहा जाता था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी और विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 50, इन हड़प्पा स्थलों में कौन नज़दीकी पड़ोसी नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, धोलावीरा। धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित एक सैंधव स्थल है और इस स्थल की खोज 1969 में जगपति जोशी ने की थी और 1989 से 1991 तक R.S. बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया और यहाँ से त्रिस्तरीय नगर नियोजन का साक्ष्य, खेल का मैदान और साइन बोर्ड आदि जैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह एस्टेट पेपर में पूछे गए हिस्ट्री के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।